विद्यार्थियों, सादर नमस्कार, आदाब, प्रणाम, शब्बा खैर। सभी को नमस्कार और स्वागत है वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा और मैंने बहुत सारे वीडियो बना के डाले। आपको जब भी समय मिले, आप जब भी जिज्ञासु हो, तो प्लीज़ जाइए और थोड़ा घूमिए हमारे चैनल पर और देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। परीक्षा के लिहाज से भी, यूजीसी नेट के लिए, लेक्चरर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, बीएड की परीक्षा के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए। देखिए कि कहा जाता है ना कि हर चीज़ को एक बार आजमाना चाहिए कम से कम, क्योंकि हम उसको आजमाएंगे नहीं तब तक हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। और अगर हम उसको समझेंगे, और इसलिए अनुभव ज्ञान से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। तो जो लोग बाहर काम करते हैं ना फील्ड में, जो तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उनकी अनुभूतियाँ, उनके अनुभव अलग तरह के होते हैं हमेशा। और लेखक के लिए भी, रचनाकार के लिए भी, पत्रकार के लिए भी, इसलिए बहुत सारे अनुभव लेके रहता है। लेकिन जो एक ही जगह काम करते हैं, जो एक ही धुरी पे चलते हैं जीवन में, उनके पास अनुभव नहीं होता है। इसलिए जब उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ी चुनौती आ जाती है ना, तो तब वो हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं या गिव अप कर देते हैं। और तब उन्हें लगता है कि मैं इस समस्या को कैसे हैंडल करूँ। लेकिन कहा जाता है ना कि जिसने घाट-घाट का पानी पिया होता है ना, वो अच्छी-अच्छी चीज़ों को, मतलब कहते हैं ना कि उन समस्याओं का निदान करने में ज़्यादा भीतर से भी और बाहर से भी मजबूत होता है। क्योंकि एक तो उसे तरह-तरह के जीवन के अनुभव होते हैं। हारना, नुकसान होना, घाटा सहना, है ना? जिसे कहते हैं ना कि अपमान होना, तो उसको मालूम है कि सब जीवन का हिस्सा है। और इनसे कैसे पार पाना है, कैसे निकलना है, उसके बहुत सारे आइडियाज़ वो अपने आप सीख लेता है, या तो फिर दूसरों को देखता है। मैंने कहा ना कि तरह-तरह के जीवन के अनुभव जो होते हैं ना, वो हमें लगातार समृद्ध करते हैं। इसलिए जो एक ही तरह की ज़िंदगी जीता है ना, फिर मैंने कहा ना कि उसको दूसरी तरह की चीज़ों को समझने में भी मुश्किल आती है। और ऐसी कोई अनहोनी बाधा उसकी ज़िंदगी में आ जाती है, तो फिर वो घबरा जाता है, उसके हाथ ऊपर हो जाते हैं। अरे! ये क्या हो गया? ऐसे होता है ना, हमारे जैसे लोग जो सिर्फ़ नौकरी करते हैं और पैसा कमाते हैं। अब माना कि कल नौकरी छूट जाए, तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, अब क्या पैसा कहाँ से आएगा? या कोई ऐसी समस्या आ जाए जीवन में, या कुछ नुकसान हो जाए हमारा, तो हमारा दिमाग घूमने लग जाएगा। लेकिन जो लोग बिज़नेस करते हैं, या जिनको बार-बार घाटा हो चुका है, फिर रिकवर भी कर चुके हैं, तो वो बाहर से कहते हैं कि इनकम के सोर्स भी डेवलप कर सकते हैं। या जिनका नुकसान हो गया बिज़नेस में, तो अब उनको पता है कि वापस कैसे कमाना है ना? तो ये अलग-अलग तरह के अनुभव हैं, और अलग-अलग तरह के अनुभव इंसान को अर्जित करते रहना बहुत ज़रूरी है। जो घाट-घाट का पानी पीता है, वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, समझता है, और शायद जीवन की व्यावहारिकता से ज़्यादा गहरे से और वास्तविकताओं से परिचित होता है। और उसकी सोच के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। उसकी सोच कभी भी एकायामी नहीं होगी फिर, क्योंकि उसने हर तरह के, कहते हैं ना कि जीवन को गरीब से गरीब रहकर भी जिया है, और अमीर से अमीर होकर भी जिया है। वही कहते हैं, सही बात है ना कि जिसने पैसा देखा है, अमीरी देखी है, और जिसने गरीबी को भी जिया है ना, वो हर जगह सर्वाइव कर जाएगा। जिसने सिर्फ सुख ही सुख देखा है, दुख आने पर फट जाएगी उसकी, समझ लीजिए, मतलब घबरा जाएगा पूरी तरह से वो, कि अब क्या करें भाई। इसलिए इंसान को बैलेंस के साथ चलना चाहिए जीवन में, कि आज अच्छे दिन है तो कल बुरे भी आ सकते हैं, उसकी भी तैयारी हमें करती रहना चाहिए। इसके लिए सेविंग भी करना चाहिए, और आत्मविश्वास भी रखना चाहिए, और अपनी औकात हमें नहीं भूलना चाहिए हमेशा। बस ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें अगर हम याद रखते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें, कहते हैं ना कि बहुत सारी समस्याओं से हम अपने आप बच जाते हैं। तो राग दरबारी पर हम बातचीत कर रहे थे। श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, मैंने पहले ही बताया, 1968 में प्रकाशित हुआ था। और उस समय की शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्कूली शिक्षा, और ये जो गांव, इसका नाम है शिवपालगंज की कहानी है। और वहाँ के गाहक कौन है? वैद्य जी हैं, जो हर चीज पर पंजा मारना चाहते हैं, और वो अपना धर्म समझते हैं, अपना कर्म समझते हैं, और उस धर्म कर्म को करते हुए वे हमेशा सिस्टम में अपनी सफेद
पोस्ट जो पहचान है उसको बरकरार भी रखते हैं। कुछ धुरों से भी बदतर, कुछ दुकानें, तहसील, थाना, ताड़ीगर, विकास खंड, सब कुछ ये पूरा मतलब सिस्टम है। उसकी पीठ सड़क की ओर थी, उसका दरवाजा पीछे खुलता था जंगल की ओर। बरसात के दिनों में हलवाई पेड़ों के नीचे सटकर स्कूटरी में जुआ खेलते, बाकी दिनों वो खाली पड़ी रहती। जब वह खाली रहती तब भी लोग उसे खाली नहीं रहने देते और नर नारीगण मौका देखकर उसका मनपसंद इस्तेमाल करते, है ना। मतलब कोई लड़का लड़की आ गया तो अपना अंदर आनंद ले रहा है अकेले में, खाली भवन है तो। शिपालगंज में इस कोठरी के लिए जो नाम दिया गया था वह हेनरी मिलर को भी चौंका देने के लिए काफी था। इसमें उसमें ठंडा पानी मिलाकर कॉलेज के मास्टर ने उसका नाम प्रेम भवन रख दिया था। मैंने कहा नहीं कि प्रेम भवन था वो, क्योंकि खाली भवन था और अनजान जगह थी, तो लड़का लड़की है, कोई स्त्री पुरुष आ गया है तो अपना किवाड़ बंद करके अंदर संभोग कर रहा है, अपना जो कुछ कर लड़के लड़की करते हैं वो कर रहा है, तो इसलिए उसका नाम क्या था, प्रेम भवन। गुरु और प्रेम भवन के बीच पड़ने वाले सड़क के हिस्से को शिवपालगंज का किनारा पर मिलता था। ठेठ शिवपालगंज दूसरी ओर सड़क को छोड़कर था। असली शिवपालगंज वेद जी की बैठक में था। वेद जी नेता थे वहां के लोकल, तो सारी बैठक सारे निर्णय वहीं होते थे, तो असली शिवपालगंज तो वहां था। और बैठक तक जाने के लिए गलियारा था, सारी सुविधाएं थी। और वहां की फिलोसॉफी क्या थी, दर्शन शास्त्र क्या था वैद्य जी का, कि दिखाना क्या है, खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। हाथी के बारे में कहते हैं ना कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और, तो वैद्य जी कुछ ऐसे ही हाथी थे कि बाहर से वो बड़े चिकने चपटे मीठी मीठी बातें करने वाले, लेकिन खाने पीने में नुकसान पहुंचाने में उनसे बड़ा गाग, उनसे बड़ा राजनीतिज्ञ वहां पर कोई और दूसरा न था। हरे भरे इलाके में एक मकान ने मैदान की पूरी दिशा को कुछ इस तरह घेर लिया था कि उधर से आगे जाना मुश्किल था। मकान वेद जी का था। उसका अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिसाब से काफी रोबदार था। पीछे की तरफ दीवारें कच्ची थी और उसके पीछे सुबह होता था घूरे पड़े होंगे, झिलमिलाते हलवाई हवाई अड्डों को ललकारते होटलों के मार्फत जैसा सिंबॉलिक मॉडर्नाइजेशन इस देश में हो रहा है। मतलब कुछ नया उस समय का अपना मॉडर्नाइजेशन था और आज का अपना जमाना है, तो उस जमाने में वही सच था ना भाई। और दिल्ली से लेकर श्रीपालगंज तक काम करने वाली देसी बुद्धि सब जगह एक सी ही है। देसी बुद्धि, मैंने कहा ना कि देसी बुद्धि का ही जमाना था वो। वेद जी के जैसे लोग ही उसमें अपने मजे ले रहे थे। मकान के अगले हिस्से में जब उतरा था सारी सुविधाएं थी लोगों के बैठने के लिए। डाइनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, कैम्ब्रिन आदि मकानों से नहीं, ताकतों के नाम है ना, वो सब अलग अलग जगह थी वो। थाने से लौटकर रूपन बाबू ने दरवाजे आम यानी बरामदे में भीड़ लगी देखी। उसके कदम तेज हो गए, धोती फड़फड़ाने लगी। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर से ट्रक पर आए। रास्ते में ड्राइवर ने उनसे 2 रुपए ऐंठ लिए। देखिए कि ममेरा भाई हो। मैंने कहा ना कि रंगनाथ पहले बात कर चुके हैं कि वो ट्रक में आ रहा था, ड्राइवर ने उससे 2 रुपए ले लिया था। पहले ट्रक ड्राइवर समझ रहा था कि कोई बड़ा सीबीआई का ऑफिसर है, लेकिन बाद में कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो उसने कहा अच्छा मिल गया मामू ये, तो उसने 2 रुपए ले लिए उससे। बोला कि तुम्हारे कारण ही हमारी गाड़ी पकड़ी हुई, चालान भी हो गया हमारी गाड़ी का, तो 2 रुपए तुम्हें ही देने पड़ेंगे और हमें मत दो, उसी को दो, पुलिस वाले को ही। अब वो लोकल नेता थे वहां के और उनका भतीजा था भाई ना, तो अगर ऐसा हो गया तो भाई लोकल लोगों का अपना क्या चमत्कार होता है, चमत्कार दिखाएंगे ना भाई। तो रूपन ये सब सोच रहा है कि अच्छा ऐसा हो गया। एक दुबला पतला आदमी था, बनियान पहना हुआ, अंडरवेयर पहना हुआ था। नवंबर का महीना था और शाम को काफी ठंड हो चली थी, पर वो बनियान में काफी खुश नजर आ रहा था। उसका नाम मंगल था और उसको लोग शनिचर कहते थे। और बाल पक रहे थे, मतलब उम्र ढल रही थी उसकी अब। उसका काम क्या था वो, कि वेद जी की जो बैठक थी ना, वहाँ बैठे रहना था बस। मतलब वो वेद जी का नौकर था वो।
तो जो भी आने जाने वाले उनकी पता लगाना, कुछ लिखना पढ़ना, जो भी मतलब उसकी जानकारी रखना था, पूरा वेदी जी का आदमी था ना वो। और उसने सारी जो बात थी रंगनाथ के बारे में सारी एक सांस में रूपन को बता दी। और बोल रहा है कि अभी बद्री भैया होते हैं ना, बद्री भैया उसके बड़ा भाई है जो बहुत बड़ा पहलवान है, वो मजबूत काठी का। तो बोलता है कि अभी बद्री भैया होते हैं ना तो मजा आ जाता। अभी हम बताते हैं इसको साले को इसका औकात क्या है। रूपन बाबू क्या बोलते, तुमने अच्छा ही किया रंगनादा, 2 रुपया देकर झगड़ा साफ किया, जरा जरा सी बात पर खून खराबा करना ठीक नहीं। अब थोड़ा ठंडे स्वभाव का आदमी है ना, तो बोल रहा है कि आपने 2 रुपया देकर के मामला निपटा दिया, और बात बात पर झगड़ा करने से क्या मतलब है, कोई मतलब तो है नहीं। झगड़ा कर भी लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें। और रंगनाथ भी अपनी बात जमाने के लिए क्या बोलता है, जबकि रंगनाथ की वहां कुछ औकात नहीं थी, लेकिन बोल रहा है कि मैं भी झगड़ा करने के मूड में था भैया, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, कुछ सोच कर रुक गया फिर मैं। और रूपन कहता है कि तुमने ठीक किया, चलो तुम आगे, समस्या खत्म होगी, बालो छोड़ो बात को। अब देखिए उनकी वेशभूषा देखिए, कपड़ा के सब अंडरवेयर पहना हुआ है बस। और मतलब देखिए उसके माध्यम से भी तो मतलब एक तरफ से लेखक व्यंग्य ही कर रहा है, कपड़ा भी ढंग से नहीं पहना हुआ है। और दोनों, रूपन भी अपनी बात अलग तरह से कह रहा है, सनीचर अलग तरह से कह रहा है, और रंगनाथ अलग तरह से कह रहा है। तीनों अपनी अपनी कहते हैं ना कि अपनी अपने दिखाना चाहते हैं, जबकि बात कुछ भी नहीं है। रंगनाथ पूछता है बद्री दादा कहाँ है। रूपन बाबू बेरुखी से बोले, सनीचर बता तो रहा है, मुझसे पूछकर तो गए नहीं, कहीं गए हैं बाहर, गए होंगे, आ जाएंगे कल परसों तरसों, तब तक आ ही जाएंगे। उनकी बात से पता चलना मुश्किल था कि बद्री उनके सगे भाई हैं और उनके साथ एक ही घर में रहते हैं। रंगनाथ ने जोर से सांस खींची। अब इस बात से समझ गया था कि दोनों भाइयों में बनती ही नहीं है। और अब क्या करे, वो रंगनाथ क्या कर सकता है। शनिश्चर बैठ गया और टांगे फैला देता है। और मैंने कहा नहीं, एक अजीब तरह का लड़का है वो, जो मतलब उल्ट जुलूल टाइप रहता है, बदबू आ रही पूरे शरीर से, नाक बह रहा है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन अपना मस्त है वो। रंगनाथ भैया शहर से आए हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं कर सकता, और कोई किसी को गजहा से 2 रुपया तो क्या, 2 कोड़ी भी ईंट ले तो जाने, है ना। अब देखिए ये भी बात है, गजहा या पता नहीं शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है इस उपन्यास में। कहते हैं कि रंगनाथ भैया तो गांव शहर से आए, इन्हें पता नहीं, यहाँ के लोकल नहीं है, लेकिन यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनसे कोई पैसा ऐंठ के बताएं, तब हम हमें बताएंगे, क्योंकि रंगनाथ भैया कुछ को यहाँ का हवा पानी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसलिए उनको बेवकूफ बना दिया। हमें बना के बताओ। गजा शब्द रंगनाथ के लिए नया नहीं था। यह एक तकनीकी शब्द था जिसे शिवपालगंज में रहने वाले अपने लिए सम्मान सूचक हद की तरह इस्तेमाल करते थे। आसपास के गांव में भी बहुत से शांति के पुजारी मौका पड़ने पर धीरे धीरे कहते थे, तुम इनके मुंह न लगो, तुम जानते हो नहीं हो, यह साला गजहा है। गजहा मतलब थोड़ा अलग टाइप का आदमी है, जो डरता है, डेयरिंग वाला है ना। तो इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ शिवपालगंज में बहुत होता है। और कहते हैं कि आदमी अपने आप को बचाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करता ही रहता है। लेकिन रंगनाथ ये सब चीजें नहीं जानता है। रंगनाथ वैसे भी इतिहास पढ़ने वाला है, और मैंने कहा ना कि दुनियादारी को समझता नहीं है। उसका अनुभव एक तरह का अनुभव है, उसने जीवन की विविधता को जाना समझा नहीं है। फर्श पर वही 14-15 साल का लड़का भी बैठा था, देखते ही लगता था वह शिक्षा प्रसार के चमकने में नहीं आया है। क्या बोलता है, शहराती लड़के बड़े सीधे होते हैं, कोई मुझसे रुपया मांग कर देखता तो। अब क्या बोलता है, वो रंगनाथ को सुना रहा है कि शहर के लोग बड़े सीधे होते हैं, अगर मुझसे रुपया मांगता ना तो मैं उसको बताता कि रुपया क्या होता है। रंगनाथ ने सवाल अनसुना कर दिया, उसके बाद क्या बोला, अब तुम किस दर्जे में पढ़ते हो रूपन। बोले, थैंक्स क्लास में हूँ, 10th क्लास में हूँ। तुम कहोगे कि
उसमें तो मैं 2 साल पहले भी था, पर मुझे श्रीपालगंज में इस क्लास से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ पड़ता। देखिए मैंने कहा कि वो उसी क्लास में पढ़ रहा 2-3 साल से, 10वीं क्लास में ही। तो रूपन बोल रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है और इस क्लास से मैं बाहर कैसे निकलूँ? मुझे श्रीपालगंज में ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। और तुम जानते हो दादा, देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़े से बड़े नेता यही कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। और क्या बोल रहा है कि शिक्षा पद्धति बहुत घटिया है। सारे नेता यही बात बोलते हैं और मैं उनसे एकदम सहमत हूँ। और फिर क्या बोल रहा है कि तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते हो, लुच्चों और शोधों का अड्डा है। क्या बोल रहा है कि सब लुच्चे और सब हरामी यही पढ़ते हैं। और कॉलेज किसका? उसी का है, उसके बाप का कॉलेज है। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। दिन रात पिताजी की नाक में दम किए रहते हैं, यह करो वह करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो, यहाँ भला कोई इम्तिहान में पास हो सकता है? अब देखिए वो अपने ही कॉलेज की किस प्रकार से चीजें बता रहा है कि ये पॉलिटिक्स करने वाली जगह है और यहाँ पे सिर्फ शोधे पढ़ते हैं। बस शोधे मतलब जो जिनका काम क्या, मस्ती करना, बस लड़कियों के साथ घूमना या हंसी मस्ती करना, सुबह घर से निकल गए और शाम में मस्ती करके वापस घर पहुंच जाना, बस यही काम है उनका। तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे और उस जगह पर मैं क्या एग्जाम पास कर पाऊंगा? ऐसा रूपन बोल रहा है। कुछ बेशर्म लड़के भी हैं जो कभी कभी इम्तिहान पास कर लेते हैं, पर उसमें लेकिन बोलता है कि कुछ बेशर्म लोग हैं जो परीक्षाएं पास कर लेते हैं फिर भी, लेकिन मैं उन बेशर्मों में नहीं आना चाहता हूँ। और जो उसके पिताजी थे वैद्य जी, कमरे में बच्चों को दवा पिला रहे थे। क्या बोलते हैं? शांत रहो रूपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने ही वाला है। जो इस कुव्यवस्था की शुरुआत कर रहा है, जो इस सारी कुव्यवस्था का जिम्मेदार है, वो बोल रहा है कि बेटा शांत रहो, बहुत जल्दी हम इस सिस्टम को खत्म कर देंगे। कहते हैं कि लकड़ी भी हमारी और काटने वाले भी हमें हैं। कुल्हाड़ी भी हमारी और लकड़ी भी हमारी है। चित भी हमारी और पट भी हमारी है भाई। जान पड़ा कि आकाशवाणी हो रही है, घबराओ नहीं वसुदेव, कंस का काल पैदा होते ही वाला है। रूपन बाबू शांत हो गए। रंगनाथ ने कमरे की ओर मुंह पूछा, मामा जी आपका इस कॉलेज से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? कमरे में वैद्य जी हंस पड़े जोर से। तुम जानना चाहते हो कि मेरा इस कॉलेज से क्या संबंध है? रूपन, रंगनाथ की जिज्ञासा शांत करो, पिताजी बोल रहे हैं। जबकि कॉलेज के मालिक वही हैं, लेकिन रंगनाथ को पता नहीं है सब कुछ। तो रूपन से बोलते हैं वैद्य जी की, बेटा जरा बच्चे की जिज्ञासा शांत करो। पिताजी कॉलेज के मैनेजर है, मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में है। तो क्या बोलता है? पापा मैनेजर है भाई, किसकी नौकरी लगाना किसको निकालना सब बाबूजी के हाथ में है। रंगनाथ क्या बोलता है? ऐसा मैनेजर पूरे मुल्क में न मिलेगा। सीधे के लिए बिल्कुल सीधे हैं और हरामी के लिए खानदानी हरामी। रंगनाथ ने सूचना चुपचाप हजम कर ली और सिर्फ कुछ करने की गरज से बोला, और कोऑपरेटिव यूनिट में क्या हाल है मामा जी? उसके भी तो कुछ थे। थे नहीं, रूपन बाबू ने तीखेपन में क्या कहा? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, थे और हैं और रहेंगे। क्या कहा आगे फिर? वैद्य जी थे और रहेंगे, है ना? वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी है, कॉलेज में भी और हर जगह है। इसलिए कहा कि वो थे और हैं और रहेंगे हमेशा। मतलब एक ऐसा घाघ है, ऐसा लूटने वाला जो आज भी हमारे सिस्टम में मौजूद है। वो लोग इस तरह के सिस्टम, इस तरह के लोग जो तब भी थे, आज भी है, कल भी है और कल भी रहेंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम में किसको कहाँ पंच करना है। समझे बात को? अब देखिए क्या बोल रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में वे अंग्रेजों के लिए श्रद्धा दिखाते थे। देखिए कि वो लोग कहाँ थे, इस प्रकार के लोग कौन है जो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के साथ थे, फिर आज़ादी के बाद आज़ादी के मूवमेंट में उन लोगों के साथ चले गए, फिर बाद में सिस्टम को लूटने के लिए चले गए, और अब उस सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में कहते हैं दीमक की तरह लग चुके हैं वो लोग। और ये वैद्य जी जैसे ही लोग हैं जो आपके शहर में भी, आपके कस्बे में भी इस प्रकार के वैद्य जी होंगे। ढूंढिए, आप जरूर मिलेंगे आप। देसी हुकूमत के दिनों में वे देसी हाकिमों के लिए श्रद्धा दिखाने लगे,
है ना। जब राजा महाराजा थे तो उनकी चमचागिरी करते थे, फिर अंग्रेज आए तो उनके पीछे चले गए वो, क्योंकि उन्हें तो हमेशा अपना अपने पॉकेट से मतलब है, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, हमें किसी जनता बनता से कोई लेना देना नहीं है। तो वेद जी वैसे ही आदमी है। वे पूरे वे देश के पूरे सेवक थे। पिछले महायुद्ध के दिनों में जब देश को जापान से खतरा पैदा हो गया था तो उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती कराए। अब जरूरत पड़ने पर रातों रात वे अपने राजनीतिक गुट में सैकड़ों सदस्य भर्ती करा देते थे। पहले भी वे जनता की सेवा, जज की इजलास में झूरी और असेसर बनकर दीवानी के मुकदमे और जायदादों के सिरपुर्द होकर और गांव के जमींदारों में लंबरदार के रूप में करते थे। अब वे कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर थे। वास्तव में वे उन पदों पर काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पदों का लालच न था, पर उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के इन कामों को निभाने वाला कोई आदमी ही न था। और यहाँ जितने नवयुवक थे वे पूरे देश के नाविकों की तरह निकम्मे थे, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में भी इन पदों को संभालना पड़ रहा था। ठीक है, ये पूरा इसमें उनका वैद्य जी का पूरा बायोडाटा दे दिया लेखक ने कि वैद्य जी इस प्रकार के थे। राजा महाराजाओं के समय वहाँ थे, अंग्रेजों के समय वहाँ थे, फिर जमींदारों में थे, फिर छोटे सिस्टम में थे, फिर आज़ादी के बाद ये हुआ, फिर किस प्रकार से अब बुढ़ापे में भी उन्हें सब कुछ करना पड़ रहा था, क्योंकि जो नौजवान थे वो तो निकम्मे थे, उनको तो कुछ आता नहीं था। तब क्या हो सकता है। और वैद्य जी बूढ़े कहाँ हो सकते हैं, वैद्य जी कभी बूढ़े नहीं हो सकते हैं। वैद्य जी हमेशा जवान थे, उनकी जवानी उनके पास भरी पड़ी थी, है ना। तो कहने का आशय यही है लेखक का, श्रीलाल शुक्ल का, कि वैद्य जी तब भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। वो सिस्टम में कहते हैं कि वो हमेशा सिस्टम को कंट्रोल करने वाला पावर है, और किसको कहाँ कंट्रोल करना है उनको पता है, किसकी चाबी कहाँ दबानी है और कैसे दबानी है, और कैसे हमें अपनी जेबें भरनी है, हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। बाकी लोग चाहे भाड़ में चूल्हे में जाए, हमें बाकी लोगों से क्या मतलब है। हमें अपनी छवि चमका के रखना है, ईमानदार बन के रहना है, और कहना है कि हम तो जनता के सेवक है भाई, जनता की सेवा करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मुझे क्या मतलब है, मुझे तो माया धन से कोई मोहब्बत ही नहीं है, मुझे तो पद चाहिए ही नहीं। बस मैं तो ये लोगों का आग्रह था इसलिए सेवा के सहारे काम कर रहा हूँ, सेवा आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। समझ के बात को, यही वैद्य जी का चरित्र है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए, और वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज, और अपने काम में लगे रहिए, और लोग क्या कहते हैं उन सब चीजों को भूल जाइए।